Hello friends, welcome to editorial analysis by Simplified Civil Services। आज 29 दिसंबर को दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। द हिंदू के आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है व्हाई इन्फ्लेशन विल मैटर मोर इन 2025। इसमें हम समझेंगे इन्फ्लेशन क्या है, क्या रीज़न होते हैं, क्या कॉजेज़ होते हैं इन्फ्लेशन होने के, और इसके बाद बात करेंगे ग्रोथ और इन्फ्लेशन ट्रेड ऑफ पे। और उसके अलावा जो न्यूज़ आई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इन्फ्लेशन 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों इस पर डिपेंड करेगा कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो 7% के ऊपर रहेगी या उससे कम रहेगी। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है व्हाई विल इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी बी अ टाइट रोप वॉक। इस आर्टिकल में हम लोग इंडिया का जो 2024 ईयर रहा है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल ईयर उसे समराइज़ करेंगे। अच्छा आर्टिकल है, स्पेशली आपके ऐसे के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ऐसे में आपको एक समरी टाइप से लिखना होता है और उसमें आप एग्जाम्पल भी यूज़ करते हैं। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है ये ऐसे के पर्सपेक्टिव से। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए द हिंदू की तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे प्रोवाइड की गई होगी। मोर पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च करके भी आप हमारा चैनल ज्वाइन कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है व्हाई इन्फ्लेशन विल मैटर मोर इन 2025। आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 इकॉनमी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। 2023 में लास्ट टाइम इन्फ्लेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। रिकरिंग थीम है, बार बार आपको इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्टिकल डेटा बेस्ड है, आपको मेंस में 2024 मेंस में भी फूड इन्फ्लेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। दोनों के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये आर्टिकल हो जाएगा। सबसे पहले इन्फ्लेशन होता क्या है वो देख लेते हैं। इन्फ्लेशन बेसिकली क्या होता है? जनरल लेवल ऑफ परसिस्टेंट इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस बढ़ रहे हैं उसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। हिंदी में इसे मुद्रास्फीति भी कहा जाता है। इन्फ्लेशन होता कैसे है, उसके कॉजेस क्या हो सकते हैं? पहला होता है सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, दूसरा जो होता है वो है डिमांड साइड इन्फ्लेशन, और तीसरा होता है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ये तीन तरह के इन्फ्लेशन हम लोग देखते हैं, इसी के अंदर बाकी सारे इन्फ्लेशन आ जाते हैं। डिमांड साइड इन्फ्लेशन में क्या होता है? अगर डिमांड ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन प्राइस विल राइज, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर सप्लाई कम है तो भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सप्लाई साइड इन्फ्लेशन में क्या होता है? जनरली इसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी कहते हैं। अगर रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। और तीसरा है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल का मतलब मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है तो उसके कारण भी प्राइसेस बढ़ सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में बात कर लें, अगर प्रॉपर रोड नहीं बनी हुई है विलेज लेवल से अर्बन एरिया तक, तो जो भी क्रॉप्स प्रोड्यूस की जाएगी उसको ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है, प्लस जो टाइम ट्रेवल है वो भी बहुत ज़्यादा लगेगा। उसके कारण जो आपके गुड्स हैं, है ना, जो भी आपके क्रॉप्स होंगी, अगर वो पेरिशेबल क्रॉप्स है तो वो भी लॉस हो जाएगा। तो उसके कारण ओवरऑल जो क्रॉप्स के प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि सप्लाई भी कम होगी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। यहाँ पर जो रीज़न है वो क्या है? पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन में आएगा। इस तीन तरह के इन्फ्लेशन होते हैं। इन्फ्लेशन को निकालने के लिए एक सिंपल हैक है, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है इन्फ्लेशन बढ़ेगा या घटेगा, उसके लिए आपको एक हैक बता दे रहा हूँ। अगर एग्रीगेट डिमांड हाई है और सप्लाई लो है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर एग्रीगेट डिमांड कम है और सप्लाई हाई है तो इन्फ्लेशन घटेगा। ये सिंपल सा है कि आपको इसको ध्यान रखना है। कोई भी क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना देखना है कि डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कम है तो इन्फ्लेशन विल राइज। ये आपको सिंपल सा चीज़ है जो ध्यान रखना होगा। एक और कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशन वर्सेस ग्रोथ ट्रेड ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इन्फ्लेशन और ग्रोथ में हमेशा ट्रेड ऑफ होता है। अगर इन्फ्लेशन प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो GDP है वो कम हो जाएगी,
कैसे होता है इसे समझ लेते हैं। मान लीजिए कि इन्फ्लेशन हाई है तो इंटरेस्ट रेट हाई रहेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट रेट हाई रहेगा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाई रहेगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाई रहेगी तो इन्वेस्टमेंट होंगे ही नहीं, क्योंकि बहुत महंगे ब्याज दर में आपको पैसा मिल रहा होगा। तो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं जो पहले प्रॉफिटेबल थे अब वो प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे, तो लोग सोचेंगे कि यार भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है, अभी हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते, कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। अगर आप कार लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप ये सोचेंगे कि यार इस साल पोस्टपोन कर देते हैं, नेक्स्ट ईयर देखेंगे, इस बार ब्याज दरें बहुत ज़्यादा है, लोन लेने से कोई फ़ायदा नहीं। तो कंजम्पशन कम हो गया, इन्वेस्टमेंट कम हो गया, अल्टीमेटली जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो गई। एग्रीगेट डिमांड अगर कम होगी तो जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगा। जब डिमांड ही नहीं है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसका प्रोडक्शन करने का कोई सेंस नहीं। और अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियसली जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे, और इसकी फाइनल वैल्यू ही तो जीडीपी होती है, तो जीडीपी ओवरऑल कम हो जाएगी। सो हाई इन्फ्लेशन होता है तो जो ग्रोथ होती है वो कम होती है, और वाइस वर्सा। अगर इन्फ्लेशन कम है तो ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इन्फ्लेशन कम होगा तो इंटरेस्ट रेट कम होंगे, इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी, ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा लोग कंज्यूम करेंगे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो फिर ऑब्वियसली जो प्रोडक्शन है उसे भी बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे, एम्प्लॉयमेंट लेबर रख करके, रॉ मटेरियल ख़रीद के, और डिमांड बढ़ेगी। जो इनकम मिलेगी लेबर्स को उससे और एक्स्ट्रा डिमांड बढ़ेगी, और ओवरऑल जो प्रोडक्शन होगा वो बढ़ जाएगा। सो इन्फ्लेशन कम रहेगा तो जीडीपी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। नाउ आर्टिकल की बात कर लेते हैं। आर्टिकल में शुरुआत में ये कहा गया है कि ये जो साल था 2024 का, ये बिटर स्वीट ईयर रहा है इकॉनमी के लिए। बिटर स्वीट इसलिए रहा है क्योंकि जो फर्स्ट हाफ था वो स्वीट था, जिसमें इकॉनमी की जो ग्रोथ थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई रही थी, और उसने सभी को सरप्राइज़ किया है इंक्लूडिंग गवर्नमेंट। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि क्या इंटरेस्ट रेट को कम किया जाना चाहिए। इंटरेस्ट रेट को कम क्यों करने कह रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो सेकेंड हाफ ऑफ द इकॉनमी है वो उतना अच्छा नहीं रहा है, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा कम रही है। टॉप गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैव बीन मेकिंग नॉइसेस सिंस लेट नवंबर अबाउट द नीड फॉर आरबीआई टू कट रेट्स, विद सम सजेस्टिंग इट शुड इग्नोर वोलेटाइल फूड प्राइसेस एंड प्रायोरिटाइज ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट। The reason for their seemingly urgent pitches become clear when the quarter 2 GDP numbers revealed a 7-quarter low growth of 5.4%, with urban demand tottering and showing up in underwhelming corporate results that also affected market sentiment. So, जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ हैं वो ये कह रही है कि जो फूड इन्फ्लेशन है उसको हमें इग्नोर करने की ज़रूरत है, और आरबीआई को जो इंटरेस्ट रेट है उसे कम करना चाहिए। अगर इंटरेस्ट रेट कम रहेगा तो ऑब्वियसली जीडीपी ग्रोथ बढ़ सकती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। सो यहाँ पर जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ हैं उनका ये कहना है, ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो सेकेंड क्वार्टर के नंबर्स आए हैं जीडीपी के वो 5.4% है, जो कि काफ़ी कम नंबर है, इतना एक्सपेक्टेशन किसी को नहीं थी। सो जीडीपी को बढ़ाने के लिए, डिमांड को बढ़ाने के लिए, स्पेशली अर्बन डिमांड को बढ़ाने के लिए जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसे कम करना है, और उसके लिए आरबीआई को कहा जा रहा है कि आप प्लीज़ क्या करिए, इंटरेस्ट रेट को कम करिए। नाउ नेक्स्ट है, हाउ वर थिंग्स दिस टाइम लास्ट ईयर। Indian stock market were at record highs. The GDP were reported to have risen 7.7% in first half of 23-24 from 7.2% a year earlier. So लास्ट ईयर इसी समय पे अगर हम बात करें तो जो जीडीपी है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, और जो फर्स्ट हाफ था 2023-24 का उसमें जीडीपी 7.7% से राइज कर रही थी। फाइनेंस मिनिस्ट्री एक्सपेक्टेड ग्रोथ टू बी ओवर 6.5% फॉर द फुल ईयर एज इट इज़ गियर्ड अप फॉर एन इंटरिम बजट अहेड ऑफ द लोकसभा पोल। जो सरकार है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उनको उम्मीद थी कि जो साल भर की ग्रोथ होने वाली है वो 6.5% के आसपास हो सकती है, और सरकार जो है इंतरिम बजट की तैयारी कर रही थी लास्ट ईयर। द आरबीआई वाज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट एन इंटरेस्ट रेट कट साइकिल इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2024 एज इट हैड प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन टू एवरेज 4%, इट्स मीडियम टारगेट
थ्रू जुलाई एंड सितंबर। और आरबीआई जो है पूरी तैयारी कर रही थी किसकी, रेट कट करने की, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा नहीं रहेगा, 4% के अराउंड रहने वाला है। ठीक, सो ये लास्ट ईयर की बात थी। बट डिडंट द इकॉनमी डू फार बेटर इन 23-24, बट इकॉनमी जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे कहीं ज़्यादा बेहतर कर रही थी। तो 2023-24 का जो ईयर था वो रिमार्केबल ईयर था, और ओवरऑल जो जीडीपी थी वो 8.2% के आसपास रही थी। 8.2% बहुत बड़ा नंबर है, इतना एक्सपेक्टेशन किसी को नहीं थी। The first quarter of 24-25 was largely taken up by the election process. The BJP suffered some reverses but attained 240 seats in the Lok Sabha, and NDA returned to the office with a little help from some allies, and the semblance of continuity was maintained in cabinet, especially for key economic portfolio like finance and कॉमर्स। सो जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 24-25 था, फर्स्ट क्वार्टर मतलब अप्रैल, मई और जून, इस समय इलेक्शन प्रोसेस चल रही थी। बीजेपी दोबारा से पावर में आई, हालांकि जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उतनी सीट्स उनको नहीं मिली। एक कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुई, लेकिन जो की इकोनॉमिक पोर्टफोलियो थे उसमें अभी भी कंटिन्यूटी देखने को मिली, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर और कॉमर्स मिनिस्टर अभी भी वही थे। फाइनेंस मिनिस्टर अभी भी निर्मला सीतारमण थी, अनफॉर्चुनेटली। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट डिड द पोस्ट पोल बजट ऑफर। जो पोस्ट पोल बजट था, जो कि फुल बजट था, उसमें क्या ऑफ़र किया था सरकार ने। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने जब अपनी स्पीच दी तो बहुत ज़्यादा जो फोकस था वो किस पर था, एम्प्लॉयमेंट पर, मिडिल क्लास पर, और उसके साथ साथ जॉब क्रिएशन और स्किलिंग पर काफ़ी सारी स्कीम्स को सरकार के द्वारा लाया गया। इनकम टैक्स पेयर के लिए भी थोड़ी रिलीफ थी, हालांकि जो टैक्स में कटौती की गई वो बहुत ही मामूली कटौती की गई, लेकिन कोशिश की गई कि इन सारी चीज़ों के थ्रू एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया जा सके और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ किया जा सके। साथ साथ कंजम्पशन को बूस्ट करना और इन्फ्लेशन के जो इम्पैक्ट है उसको कम करने के लिए सरकार ने बजट पेश किया था। While a sustained consumption pickup was necessary to stimulate greenfield and brownfield private investment, Mrs. Sitharaman acknowledged that the public spending on infrastructure had to lead the way yet again this year and announced an 11.11 lakh capital expenditure. So, जो बजट था उसमें जो फोकस रहा है मेन वो था कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। सरकार ने 11.11 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया था। इस बार भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब एसेट क्रिएशन पर फोकस किया जा रहा था, और लार्जली इंडिया की जो ग्रोथ है वो सरकार के द्वारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है उसी के थ्रू ड्रिवन हो रही है। प्राइवेट सेक्टर अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहा है, और प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट अभी भी लो है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। सो अगर लगातार कंजम्पशन बढ़ते चलेगा तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट शुरू कर दे, स्पेशली जो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। ग्रीन फील्ड मतलब क्या होता है, एंटायरली एक नया प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना। ग्रीन फील्ड, मान लीजिए कहीं एयरपोर्ट बनाना है फ्रॉम द स्क्रैच, तो वो क्या कहलाएगा, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। और अगर मान लीजिए पहले से एयरपोर्ट बना हुआ है, उसे रेनोवेट करना है और उसमें सुधार करना है, तो उसे ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ये बेसिक डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए। द गवर्नमेंट एक्सक्यूडेड कॉन्फिडेंस दैट इंडिया वुड रिकॉर्ड इट्स 4th सक्सेसिव ईयर विद अ 7% और अ हायर ग्रोथ सिंस कोविड-19 हैड ट्रिप्ड द इकॉनमी। सो सरकार को पूरा भरोसा था कि कोविड-19 के बाद से ये चौथा साल होने वाला है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो 7% से अधिक रहेगी। तो किस तरीके से ये पैन आउट हुआ है, जो बजट के बाद का समय है ना, जो 2 क्वार्टर थे वो किस तरीके से पैन आउट हुए हैं, इसके बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट ग्रोथ डेटा ऑफ 24-25 रिलीज्ड आफ्टर द बजट शोड जीडीपी हैड राइजन एट 5 क्वार्टर लो ऑफ 6.7%। सो जो पहला क्वार्टर था किसके बाद,
बजट के बाद उसमें जो जीडीपी नंबर आए हैं वो 6.7% आए हैं। हाउएवर दिस डिड नॉट रिंग एनी अलार्म बेल एट द टाइम। द प्रोलॉन्ग पोलिंग प्रोसेस हैड अफेक्टेड कैपिटल स्पेंडिंग प्लान बाय सेंटर एंड स्टेट विच इफेक्टिवली स्कपर्ड अ मेजर ग्रोथ लेवल। सो 6.7% ज़रूर था, लेकिन ज़्यादा चिंता नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? क्योंकि उस समय इलेक्शंस थे, तो सरकार का सारा फोकस इलेक्शन में था और किसी भी तरह का सरकार के द्वारा कैपिटल स्पेंडिंग नहीं किया गया था, ना ही केंद्र सरकार के द्वारा और ना ही स्टेट्स के द्वारा। तो ऐसे में जो ग्रोथ थी वो कम आना एक्सपेक्टेड थी। Growth moderated in April-June quarter as high interest rate temper urban demand, according to economist and S&P Global Rating एजेंसी। सो S&P क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसके इकोनॉमिस्ट ने कहा कि अप्रैल और जून जो फर्स्ट क्वार्टर के नंबर आए हैं 6.7%, वो कम होने का रीज़न ये है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, और इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो ऑब्वियस है कि जो डिमांड होगी वो कम होगी। अर्बन डिमांड कम होने के कारण एग्रीगेट डिमांड कम रहेगी, तो ग्रोथ भी ऑब्वियसली नहीं होगी और जीडीपी नंबर भी कम आएंगे। द फर्म एक्सपेक्टेड इंडिया टू ग्रो 6.8% दिस ईयर at the time, well below the 7.2% projected by the RBI. So according to S&P Global Rating Agency, इतना अनुमान लगाया जा रहा था कि इस साल जो जीडीपी रहेगी वो 6.8% के अराउंड ही रहेगी फर्स्ट क्वार्टर के जब नंबर आए उसके बाद। हालांकि आरबीआई का मानना था कि 7.2% तो इस बार जीडीपी रहेगी ही। आफ्टर द Q2 growth shock, many have pared their 24-25 growth projection down, including the finance ministry, which now expected to be around 6.5%, while some worry India has entered the throes of prolonged cyclical slowdown. जब सेकेंड क्वार्टर के नंबर आए तब सबको चिंता हुई, और सेकेंड क्वार्टर के नंबर थे 5.7% जो हमने इनिशियली बात की थी। और इसी के बाद जो गवर्नमेंट एजेंसी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट कम करो, ग्रोथ जो रेट है वो कम होते जा रहा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो प्रोजेक्शन है अब इस साल के लिए वो 6.5% हो गया है, तो इस बार 6.5% के अराउंड ग्रोथ रह सकती है। मीनवाइल दो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन रिमेन्ड अंडर 6 थ्रू आउट मोस्ट ऑफ द ईयर, इट डिड नॉट गेट नियर द आरबीआई गोल टिल जुलाई व्हेन इट हिट a 5-year low of 3.5%। तो सीपीआई इस साल अगर हम बात करें तो ट्रेंड क्या रहे हैं सीपीआई के 6% से कम रहा है, जो कि आरबीआई का जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है थ्रेशोल्ड उसके अंदर ही है ना। थ्रेशोल्ड क्या है 4 ± 2, लेकिन जुलाई में ये 3.5% के अराउंड हो गया था, और उसके बाद अगस्त में भी है ना थोड़ा बहुत ही इंक्रीज हुआ था। Yet rate cut hopes in the October monetary policy review were squashed by food prices that shot up starting in September, lifting the headline inflation closer to 6 again। लेकिन जब आरबीआई रेट कम करने का प्लान कर रहा था उसी वक्त जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, हेडलाइन इन्फ्लेशन और सीपीआई वो 6% के अराउंड हो गया, और मेनली किसके कारण हो गया? फूड प्राइसेस के बढ़ने के कारण। हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन ये दो टर्म और होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इसमें सारे गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं इंक्लूडिंग वोलाटाइल गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। वोलाटाइल गुड्स मतलब फ्यूल और फूड भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। कोर इन्फ्लेशन में फूड और फ्यूल प्राइसेस इंक्लूड नहीं, और जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है उसे ही आरबीआई मानक मानता है, और उसी के नंबर्स पर मॉनेटरी पॉलिसी और इंटरेस्ट रेट डिसाइड किए जाते हैं। सीपीआई और हेडलाइन इन्फ्लेशन के थ्रू ही हम फाइनली डिसाइड करते हैं कि कितना हमारा इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। ये चीज़ भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विद फूड प्राइसेस स्टिल अ वरी एंड एडिबल ऑयल स्पटिंग अप, आरबीआई डिड नॉट बज ऑन इंटरेस्ट रेट दिस मंथ एज वेल, इवन एज इट नोटेड द ग्रोथ इन्फ्लेशन सिचुएशन इज नो लॉन्गर वेल पॉइज्ड, स्लैशिंग इट्स 24-25 ग्रोथ प्रोजेक्शन टू 6.6% फ्रॉम अर्लियर होप्स ऑफ 7.2। सो आरबीआई ने जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो 6.6% कर दिया है। पहले इसका प्रोजेक्शन 7.2 था जो अभी हमने ऊपर पढ़े, और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि फूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं और आरबीआई इन्फ्लेशन चूँकि ज़्यादा है तो 100% यही रहेगा कि इंटरेस्ट रेट में चेंज नहीं होगा, इंटरेस्ट रेट कट नहीं होने वाले हैं। विथ स्लोइंग ग्रोथ एंड हाई इन्फ्लेशन व्हाट नेक्स्ट?
while interest rate hurt demand and lower rates will help private consumption and in turn investment to inflation hurt consumption spending as well. So इन्फ्लेशन के कारण हो क्या रहा है, कंजम्पशन कम हो रहा है। अब इन्फ्लेशन के कारण कंजम्पशन कम क्यों हो रहा है, मान लीजिए आपकी 30,000 सैलरी है और आपको हर साल हर महीने आप 20,000 रुपये खर्चा करते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन के कारण इस बार आपको 25 करना पड़ रहा है। अब आपके 5,000 रुपये ऐसे हैं जो सेविंग हो रही है, पहले 10,000 हो रही थी, तो पहले जो 10,000 थे उसको आप कंज्यूम भी कर सकते थे, इन्वेस्ट भी कर सकते थे। अब आप इन्वेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन के कारण स्पेंडिंग भी कम हो रही है, कंजम्पशन भी कम हो रहा है। सो इन्फ्लेशन के कारण ओवरऑल जो ग्रोथ है वो कम होती जा रही है। गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड अ न्यू गवर्नर एट द RBI बट अ चेंज ऑफ गार्ड मे नॉट सफिस फॉर अ रेट कट इन February एज इन्फ्लेशन नीड्स टू बी एब क्विकली टू। तो RBI का जो गवर्नर है वो अभी चेंज हुए हैं। शक्तिकांत दास इसके पहले गवर्नर हुआ करते थे, उन्हें बदला है, लेकिन उसके बावजूद भी जो इन्फ्लेशन है वो अभी भी हाई है और RBI जो है 100% ये चांसेस हैं कि अपनी जो स्टैंस है, अपना जो पॉलिसी स्टैंस है उसे नहीं बदलेगा और इंटरेस्ट रेट कम नहीं होने वाले हैं। द लेटेस्ट इकोनॉमिक रिव्यू बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन टर्न सॉट टू ब्लेम द मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस फॉर सम रिसेंट डिमांड स्लो डाउन। जो लेटेस्ट इकोनॉमिक रिव्यू है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया, उनका ये मानना है कि इस बार अभी जो ग्रोथ कम हुई है उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई है। जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस रखा गया है RBI के द्वारा, उसके कारण ये इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ग्रोथ और इन्फ्लेशन के पर्सपेक्टिव से। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल रहता है तो RBI अपना इंटरेस्ट रेट कम कर सकती है और उसके थ्रू एग्रीगेट डिमांड बढ़ सकती है और उसके थ्रू जो है इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ सकती है। लेकिन देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट ईयर क्या होता है। साथ साथ US प्रेसिडेंट कुछ सरप्राइजेस थ्रो ना करे तो उसके कारण भी जो है इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। अगर सरप्राइजेस अच्छे हैं तो ठीक, अगर शॉक हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था इन्फ्लेशन से रिलेटेड। होपफुली ये आर्टिकल आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वाई विल इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी बी अ टाइट रोप वॉक। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 IR मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। अगर हम थीम की बात करें इस आर्टिकल की, तो थीम बेसिकली ये है कि इंडिया का 2024 जो ईयर है वो इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से और फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से कैसा रहा है, क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, क्या पॉजिटिव्स रहे हैं और क्या नेगेटिव्स रहे हैं, वो इस आर्टिकल में बात की जाएगी। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं कॉन्टेक्स्ट से। आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज सॉर्न इन फॉर द थर्ड टाइम इन जून, द ईयर वॉज जैम पैक्ड विद इनकमिंग एंड आउटगोइंग विजिट। Above all, 2024 was full of global security and shocks in the neighborhood, particularly Bangladesh. As 2025 looks to be even more uncertain, Indian foreign policy biggest challenge is to remain poised for चेंज। तो मोदी जी दोबारा से जीत करके आए हैं, थर्ड टाइम जो है प्राइम मिनिस्टर बने हैं और ये जो ईयर है वो जैम पैक्ड ईयर रहा। इसमें कई सारी विज़िट हुई है, कई सारी विज़िट करने मोदी जी दूसरे देश गए हैं। ओवरऑल अगर बात करें तो 2024 था वो फुल ऑफ ग्लोबल इनसिक्योरिटी और शॉक्स वाला रहा है। स्पेशली इंडिया के नेबरहुड की बात करें और पर्टिकुलरली बांग्लादेश की बात करें तो 2025 में भी अनसर्टेनिटी दिख रही है। स्पेशली यूक्रेन रशिया वॉर कहाँ जा रही है कुछ आइडिया नहीं है, इजराइल पैलेस्टीन इशू कहाँ जा रहा है इसका भी कोई आइडिया नहीं है। सो 2025 भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए आसान नहीं होगा। बात कर लेते हैं हाई पॉइंट्स कौन से रहे हैं 2024 में। सबसे डिफ़िकल्ट नेगोशिएशन जो कंप्लीट हुआ है इस बार वो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला जो डिस्प्यूट था चाइना के साथ, उसमें इंडिया ने डिसएंगेजमेंट कंप्लीट कर लिया है और दोबारा से जो टाइज़ हैं वो चाइना के साथ बेहतर होते दिख रहे हैं। 2020 के बाद से जो ट्रांसग्रेशन हुआ था, जो डिस्प्यूट शुरू हुआ था, उसके बाद लगभग 4 साल लग गए हैं ये कंप्लीट डिसएंगेजमेंट करने में। द फर्स्ट फॉर्मल मोदी शी जिनपिंग मीटिंग इन द 5 ईयर एट कज़न वॉज अ टर्निंग पॉइंट। सो अक्टूबर में जो मीटिंग हुई है मोदी और शी जिनपिंग के बीच में वो एक टर्निंग पॉइंट बनकर आया है और उसी के बाद उसी का ये रिज़ल्ट है कि यहाँ पर डिसएंगेजमेंट देखने को मिला है। ईयर की शुरुआत जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन,
उनकी विज़िट से हुआ था। वो रिपब्लिक डे में एज अ गेस्ट आए थे और ऑब्वियसली इंडिया और फ्रांस के जो टाइज़ हैं वो पहले ही बहुत स्ट्रांग है और उसका रीअफर्मेशन किया गया है कि इस टाइज़ को और बेहतर किया जाएगा। इसके साथ साथ इंडिया ने अर्ली इन 2024 में इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन एग्रीमेंट किया था, जिसमें 4 देश थे और EFTA साइन किया गया इन 4 देशों के साथ में। इंडियाज फर्स्ट विथ यूरोप वॉज हेराल्डेड एज अ टेम्पलेट फॉर इंडिया टू कंप्लीट अदर सच नेगोशिएशन, है ना। तो ये शुरुआत थी और ऐसा लग रहा था कि और भी इस तरह के नेगोशिएशन फाइनल किए जाएंगे 2024 के एंड तक, लेकिन उसके बावजूद भी जो ऑस्ट्रेलिया, UK और यूरोपियन यूनियन के साथ जो FTA में प्रोग्रेस है वो उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस हमें देखने को नहीं मिली है। ऑस्ट्रेलिया के साथ तो खैर अच्छी खासी प्रोग्रेस हो गई थी, FTA साइन भी हुआ है। यूरोपियन यूनियन और UK के साथ अभी भी वो प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली है। The neighborhood was also the subject of some bright spots, including the attendance of leader of most neighboring country for Mr. Modi swearing in. Pakistan wasn't invited, but External Affairs Minister S. Jaishankar made the first such visit in nearly a decade to Islamabad for SCO summit. So जो neighborhood है वहाँ पर भी हमें कुछ bright spots देखने को मिले हैं, जैसे कि लगभग सारे neighborhood country के जो heads थे, हेड ऑफ द स्टेट थे, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की स्वेरिंग इन सेरेमनी में इनवाइट किए गए थे और सारे लोग आए। पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया था, लेकिन हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं S. जयशंकर, उनकी रिसेंटली SCO समिट में इस्लामाबाद में पहली विजिट हुई है पिछले एक दशक में। सेवरल विजिट्स बाय भूटान किंग जिंगमी खेसर न्यागमाल वांगचुक एंड प्राइम मिनिस्टर शरिंग तोगबे एज वेल एज मिस्टर मोदी विजिट टू थिम्पू टू रिसीव एन अवार्ड एंड सक्सेसफुल विजिट बाय द न्यू श्रीलंकन प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिसानायके एंड मालदीव्स प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू सेटिंग असाइड द टेंशन अर्लियर वर अदर हाई पॉइंट्स। सो भूटान के साथ काफ़ी सारी विजिट्स हुई हैं दोनों साइड से। उसके अलावा जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं वो भी अभी इंडिया आए थे विज़िट पे। इसके अलावा मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी विज़िट पर आए थे। तो जो टेंशन थी मालदीव्स और श्रीलंका के साथ इंडिया की, वो थोड़ी सी ईज़ हुई है। भूटान के साथ हमारे रिलेशन हमेशा से अच्छे रहे, तो नेबरहुड में थोड़ी सी अच्छी खबर रही है। और ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा शौक रहा है वो है बांग्लादेश वाला। The transformation of Bangladesh from a friendly neighbor and most important connectivity partner under Prime Minister Sheikh Hasina to becoming an external over her ouster from power in August was the biggest shock for New Delhi in this year. So बांग्लादेश में जो कूप हुआ है, कह सकते हैं जो तख्ता पलट हुआ है, या फिर आपका तख्ता पलट सही वर्ड नहीं होगा, कि जिस तरीके से शेख हसीना को पावर से बाहर किया गया है और नई वहाँ पर अभी अंतरिम गवर्नमेंट बनाई गई है जिसके जो हेड हैं वो मोहम्मद यूसुफ हैं। सो जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई हैं, पैन आउट हुई हैं, वो इंडिया के लिए काफ़ी शॉकिंग था, है ना। शेख हसीना प्रो इंडियन है और कहीं ना कहीं उनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिया की तरफ अलाइन रहती है रेदर देन चाइना या अदर कंट्री। Ties with Canada took a turn for worse as Canadian authority doubled down on allegation that India official had ordered the Nijjar killing, even naming Home Minister Amit Shah in the alleged conspiracy. New Delhi dealt with Canada by slamming its outdoor shut on PM Justin Trudeau with the hope a new government will be elected there in 2025. कनाडा के साथ भी यार रिलेशन बहुत ख़राब रहे हैं। निज्जर जो किलिंग थी उसके ऊपर इंडिया पे काफ़ी ज़्यादा आरोप लगे कि इंडिया उसमें शामिल था। इवन होम मिनिस्टर के ऊपर भी आरोप लगाए गए कनाडा की गवर्नमेंट के द्वारा। इंडिया ने जो है बोल दिया कि भाई आपको हमारे आने की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस ट्रूडो को उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए और उम्मीद कर रही है इंडिया कि वहाँ पर कनाडा में एक नई सरकार बने जो थोड़ी बहुत प्रो इंडियन रहे और चीज़ें हालात बेहतर हो सके। पर ये चीज़ US के साथ नहीं की जा सकती थी। जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उन्होंने इंडिक्टमेंट फाइल किए हैं अगेंस्ट अदानी ग्रुप और इंडियन ऑफिशियल के अगेंस्ट में भी इंडिक्टमेंट फाइल किए गए हैं फॉर एलिजिड पन्नुम असैसिनेशन प्लॉट। सो पन्नुम के अगेंस्ट में जो असैसिनेशन प्लॉट किया गया था उसके लिए एक ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में जो है केस फाइल किया गया है। द US रोल इन साउथ एशियन नेबरहुड एंड चाइना फोरे इनटू नेपाल एंड अदर नेबरहुड आर कंटिन्यूइंग चैलेंज। सो US का जो रोल है साउथ एशियन नेबरहुड में वो उतना क्लैरिटी नहीं हो रही है। ऊपर से जो चाइना
लगातार जो है प्रेशर बना रहा है इंडिया के ऊपर और अपनी जो इंडिया के जो नेबर हैं उसे रिझाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन इंडिया के लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि उनकी जो टीम है वो प्रो इंडियन टीम है और वो इंडिया के लिए एक ब्रीदर साबित हो सकता है। हाउ डिड इंडिया फॉरेन पॉलिसी नेविगेट ग्लोबल कन्फ्लिक्ट? जो ग्लोबल कन्फ्लिक्ट रहे हैं उसमें जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और उसका स्टैंड है वो कैसा रहा है वो देख लेते हैं। मोदी जी की विजिट रशिया हुई थी, यूक्रेन हुई थी। बहुत सारे लोगों को लगा कि अब तो फ्यूचर नेगोशिएशन में मीडिएटर का रोल अदा कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई विजिट इजराइल की नहीं हुई है। हालांकि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो पैलेस्टीन के जो पीएम हैं मोहम्मद अब्बास उनसे यूएन में साइडलाइंस में मिले थे और रिपीटेडली न्यू दिल्ली का कहना है कि भाई ये जो सिविलियन कैजुअलिटी चल रही है इसको ख़त्म करिए और 2 स्टेट सॉल्यूशन पर फोकस करिए, जहां पर पैलेस्टीन एक स्टेट और इजराइल एक स्टेट बनाया जाए और जो पहले की सिचुएशन थी 1967 से पहले वाली सिचुएशन उसको वापस रीस्टोर किया जाए। विथ मल्टीलेटरल इनिशिएटिव लाइक IEEMC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड I2U2 इन ट्रबल, इंडिया सॉट टू एंगेज वेस्ट एशिया कंट्री बायलैटरली। ठीक, सो IEEMC जो कॉरिडोर था वो तो बन ही नहीं सकता था, क्योंकि पैलेस्टीन और इजराइल कन्फ्लिक्ट चल रहा है। उसके बाद से ये कॉरिडोर पे जो भी प्रोग्रेस होनी थी वो हुई नहीं। I2U2 भी खतरे में, इंडिया, इजराइल, UAE और US, क्योंकि इजराइल और UAE की यहाँ बनने नहीं वाली है ना। तो यहाँ पर I2U2 भी जो ब्लॉक है वो ट्रबल फेस कर रहा है। तो इंडिया जो है कोशिश कर रहा है कि जो वेस्ट एशियन कंट्री है उनके साथ बायलेटरी एंगेज करे। 2025 इंडिया के लिए और डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें टाइट रोप वॉक पे चलना पड़ेगा और चूज़ करना पड़ेगा ईरान और इजराइल US कॉम्बिनेशन में एक को, है ना। तो दोनों के साथ रिलेशन बनाना इतना आसान इंडिया के लिए रहेगा नहीं। व्हाट्स ऑन द डिप्लोमेटिक कैलेंडर इन 2025? 2025 में क्या क्या चीज़ें हैं? जो जयशंकर जी हैं उनकी जो विज़िट है ईयर के लास्ट में वो वॉशिंगटन में ख़त्म हुई है और इससे एक भी चीज़ भी क्लियर हो रही है कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडिया डोनाल्ड ट्रंप के लिए और यूनाइटेड स्टेट के लिए। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया विजिट करेंगे कॉट समिट में नेक्स्ट ईयर 2025 में। इज़ एक्सपेक्टेड टू बिगिन विथ मिनिस्ट्रियल विजिट फ्रॉम ईरान। सो ईरान से भी मिनिस्ट्रियल विजिट आएगी 2025 में। इसके बाद US के जो NSA हैं वो भी इंडिया में विजिट करेंगे। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांटो विल बी द रिपब्लिक डे गेस्ट। सो इस बार के जो रिपब्लिक डे गेस्ट रहेंगे वो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट रहेंगे और जो सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा वो रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनकी विजिट पे रहेगा न्यू दिल्ली में। जब से यूक्रेन रशिया क्राइसिस हुआ है तब से किसी तरह की विजिट नहीं हुई है। सो ये 2025 के इनिशियल मंथ्स में ही ये विजिट एक्सपेक्टेड की जा रही है। ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एंजॉय योर डे।